तो लाइव प्रोसेस का अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया सिंपल सी बात पता चलता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वर्ड हम रोज सुनते रहते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है लेके जाना कोई चीज। जैसे मान लो मैंने एब्जॉर्प्शन करवा दिया ग्लूकोज का, प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का, विटामिन का, सबका एब्जॉर्प्शन करवाया खून के अंदर। अब खून का काम है पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट कराना, ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है ना। तो भाई पहले ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर कौन सी चीज ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी, तो इसके बारे में बात करते हैं। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे अंदर क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक फ्लूइड है और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। आरबीसी होता है इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना इसको बोलते हैं ब्लड। तो प्लाज्मा हमारा एक मीडियम है जिसके अंदर ये सारे के सारे सेल्स और कुछ प्रोटीन, एसेंशियल प्रोटीन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में मदद करेंगे, वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो ये लोग मिलके ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, जैसे प्लाज्मा के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता होगा प्लाज्मा के थ्रू, तो वो होता है ग्लूकोज, यानी फूड बोल सकते हो इसको, क्योंकि फूड का मतलब है सारे के सारे जो बॉडी के एसेंशियल हैं, बॉडी के लिए एसेंशियल है उनकी चीजें। फूड आ गया, फूड में आ गया ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब चीजें, लिपिड्स, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी, CO2 का इधर एक्सचेंज करवाएगी। और डब्ल्यूबीसी हमारे एंटीबॉडीज बनाने के काम आते हैं, ठीक है ना। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करेंगे। ये ब्लड क्लॉटिंग करवाएगा, तो ये हमारे एंटीबॉडीज बनाएंगे, ये लोग एंटीबॉडीज वगैरह बनाएंगे यानी डिफेंस में। और ये वाला सिस्टम जो है ब्लड क्लॉट कराएगा, तो ब्लड क्लॉटिंग ये करवा रहा है। तो ये सब मिलके लोगों ने काम करना है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा के थ्रू जो है सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। प्लाज्मा हमारा चाहे तो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में है उसको भी लेके जाता है। तो प्लाज्मा हमारा, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया आ गया, उसका फार्मूला NH2CO NH2, यूरिया बोलते हैं इसको। यूरिया जब अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन वगैरह होता है तो उसको डिकम्पोज करने के बाद जो रिलीज करता है उसको बाहर लेके जाने का काम करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा किसके थ्रू होता है, इंसानों के अंदर ब्लड के थ्रू होता है। उसमें से भी प्लाज्मा जो है एक मेन चीज होती है जिसके अंदर ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब चीजें। इन सबके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड। देखो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो हार्ट का बजाना बहुत जरूरी है। पंपिंग आर्गन हमारी बॉडी में जो ऊपर नीचे सब जगह पे ब्लड को फैलाएगा, लेके जाएगा, पंप करने के लिए तैयार, वो है अपना हार्ट। कैसे बनाते हैं हार्ट की डायग्राम, बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, आज से कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही बनाना है, फटाफट फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, दो सर्कल ऐसे बना देने हैं, एक इससे कनेक्टेड, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से बना दिया। अब क्या करना है आपने, इस तरह से, इस तरफ से ऐसे मुड़ते हुए इस तरफ यूं एक स्ट्रक्चर बना दिया, यू जैसा बना दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं, यहाँ पे इस वाले सर्कल की तरफ ऐसे, फिर इसकी तरफ से ऐसे, इस तरह से लेके आना है पाइप को, ठीक है ना, ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा डबल लेयर कर देना ऐसे। अब यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड, पेस मेकर बोलते हैं इसको। सैन लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, साइनो ऑरिकुलर नोड। यहाँ से फिर छोटे छोटे और फाइबर जनरेट होते हैं, और यहाँ पे एक और नोड आता है, इसको नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AVN। अच्छा, ये वाला हिस्सा अपना राइट है, इसीलिए इसका नाम है राइट ऑरिकल्स या एट्रिया। इसका नाम है राइट वेंट्रिकल या RV। यहाँ पे इस तरह से तीन लाइनें बना ली, इसका नाम है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। ये एक तरह से वॉल्व है, ठीक है ना। ये ट्राइकस्पिड आ गया। यहाँ पे इस तरह से दो लाइनें लगा दी, इसका नाम है बाइकस्पिड। इसको थोड़ा सा थिक कर दो, यहाँ से भी डबल डबल लेयर कर दिया मैंने, और ये है बाइकस्पिड। देखो नेमिंग करना भी आसान है, इसका नाम है लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया आ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। देखो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास बनती जाएगी। अब यहाँ से क्या करना है आपने, ऐसे तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ से पाइपलाइन आएगी ऊपर की तरफ ले जाने वाली, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे की तरफ इंफीरियर वेना कावा, राइट वाली साइड से। लेकिन हम ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे। ये आ गया अपना इस तरह से वीना कावा, ये आ गया वीना कावा, ठीक है ना। यहाँ से इस तरफ से जो स्ट्रक्चर निकल रहा है इसका नाम, ये ऐसे 3D ये भी है, इस तरह से ऊपर से आएगी और यूं पूरी बॉडी में जाएगी, तो इसका नाम है अरोटा। ये वाला जो यहाँ पे ब्लड लेके आएगा इस हार्ट के
लेफ्ट वाले एट्रिया में इस वाली पाइपलाइन का नाम लिखना है आपने। ये आ रही है फेफड़ों की तरफ से, फेफड़े का दूसरा नाम है पल्मोनरी। तो ये लेके आ रही है, लेके जो आती है उसको वेन बोलते हैं। हार्ट की तरफ जितनी आएगी उनको वेन बोलेंगे, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ये आ गई पल्मोनरी वेन। और जो इधर से जो इसकी तरफ यानी कि इसमें जो लेकर आई पूरी बॉडी से यहाँ पे डालने के लिए, अब लेकर आई है बॉडी के अंदर, तो इसका क्या नाम रखेंगे? यहाँ पे बॉडी में लेके आ रही है तो इसका नाम है वेन। लेके जो आएगी इसका नाम क्या है? वेन। और ये है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है ना। नीचे से ऊपर से दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे। अब ये इसका नाम वीना कावा नहीं, इसका नाम है पल्मोनरी। ये क्योंकि उधर जा रही है ना लंग्स की तरफ फिर से प्यूरिफाई होने के लिए। पल्मोनरी, इसका नाम रख दो पल्मोनरी आर्टरी। तो जो निकलेगा उसका नाम है आर्टरी, जो इसके हार्ट की तरफ आएगी उसका नाम है वेन। इसी तरह से नेमिंग इनकी दी गई थी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझ लो। जो हार्ट के अंदर आएंगे, यानी ये आपका आ गया दिल, जैसे बनाते हैं सब लोग, इस दिल की तरफ जो आ रही है सारी की सारी, उनका नाम होगा वेन। और जो इधर से निकल रही है उनका नाम होगा आर्टरी। तो इसके अकॉर्डिंग आप नाम देते जाना, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। निकलने वाले को आर्टरी, आने वाले को वेन बोला जाता है। तो हार्ट हमारा क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। तो यहाँ पे जो है फेफड़े हैं, ठीक है, लंग्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, मान लो ये पूरी बॉडी से आया, यहाँ से पूरी बॉडी से कलेक्शन होगा इम्प्योर ब्लड इस राइट वाले ऑरिकल्स के अंदर। तो ये इसके अंदर भर रहा है, तो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो फिर उसके बाद ये कहाँ से इस तरफ से होते हुए कहाँ जाएगा? फेफड़ों की तरफ, इसका प्यूरिफिकेशन होगा। फिर ये कहाँ पे लेके आएगा? अपने लेफ्ट वाले एट्रिया के अंदर। फिर यहाँ से आगे नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये फिर पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। अब ध्यान से सोचो, तो चैम्बर जो है बड़ा है और ये वाला छोटा है, इसका ऐसा क्यों बनावट है? और इसकी देखा जाए तो मसल्स की थिकनेस भी ज्यादा है, ये थिकनेस बहुत ज्यादा होती है और ये छोटी कैविटी है। क्योंकि देखो ना, इसको पूरी बॉडी में पंप करना है, तो प्रेशर ज्यादा जनरेट करने के लिए ये मसल्स स्ट्रांग होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पेस मेकर होता है जो दिल को, यानी साइनो ऑरिकुलर नोड, जो कि 70 से 72 टाइम्स इसको बीट करवाता है। ये वाली जो वॉल की लेयर है, ये वाली ये थिक होती है, इधर वाली जो है थिन है, ठीक है ना। ये वाली थिन है, ये जो दोनों को डिवाइड कर रही है इसको बोलते हैं, ऑरिकल को गैप कर रहा है ना, दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका नाम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलर सेप्टम। तो ये जो है थिन होती है, बाकी सब थिक होती है। ये थिन है, बाकी ये वाली हो, ये वाली, इधर वाली सारी की सारी थिक है। अब इसका नाम क्या होगा? इन दोनों को डिवीजन कर रहा है, देखो कैसे नाम लिखते हैं। इंटर आता है इनके दोनों के बीच वाला, तो इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो नाम देने का बड़ा आसान सा तरीका है, इस तरह से नाम देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है प्रोसेस, सैन जो है अपनी बॉडी का अपने आप, इसका फुल फॉर्म है साइनो ऑरिकुलर नोड, ऑरिकल्स के अंदर है इसीलिए साइनो ऑरिकुलर नोड। ये दरअसल हमारा पेस मेकर है, मतलब मेरी बॉडी में जो है हार्ट बीट चल रही है, इसी की वजह से ये 70 से 72 टाइम जो है हार्ट बीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्या करता है, ये अपना एक चार्ज डेवलप करता है, चार्ज डेवलप करेगा और इससे होता हुआ यहाँ पे आएगा। और जैसे यहाँ तक चार्ज आ जाता है तो ये क्या करते हैं, फिर आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि इसको न्यूट्रलाइज करना है, ये सरफेसेस टच करेंगे इनको, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन। तो इन दोनों को कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो खून का फ्लो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसके फिल होने कंडीशन, जब ये खून आ रहा था दोनों चैम्बर के अंदर, फिल हो रहा है, तो जब सबके सब फिल हो रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन कंडीशन। रिलैक्सेशन कंडीशन, रिलैक्सेशन कंडीशन। रिलैक्सेशन कंडीशन का दूसरा नाम है डायस्टोलिक कंडीशन। डायस्टोलिक कंडीशन। अगर ये सबके सब फिल हो रहे हैं, ये दोनों चैम्बर फिल हो रहे हैं, क्या होता है, यहाँ से आया खून, फिर इसके बाद सीधा यहाँ के नीचे की तरफ चला गया, यहाँ से आया नीचे चला गया। लेकिन जैसे ही इसने सिग्नल भेजे, पोलराइज किया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, तो खून का फ्लो 30% इंक्रीज हो जाएगा नीचे की तरफ, 30% खून का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिखा है डायस्टोलिक कंडीशन में सब फील हो रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ब्लड आ रहा है, यहाँ पे पूरी बॉडी से आ रहा है और यहाँ पे इस तरफ अपने लेफ्ट वाली साइड लंग्स की तरफ से आ रहा है, पल्मोनरी की तरफ से। तो खून आएगा, फिल हो रहे हैं, डायस्टोलिक कंडीशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, नीचे की तरफ ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, और बैक फ्लो ना हो इसीलिए इनके बीच में क्या होती है, वॉल्व होती है। रिलैक्सेशन कंडीशन यानी कि डायस्टोलिक, डायस्टोलिक को मतलब है फिल होना, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे सिस्टोलिक कंडीशन। इसीलिए जब आप बीपी नापने जाते हो ना, ब्लड प्रेशर, तो वो कितना आता है, डायस्टोलिक कम होता है तो वो 80 आता है mmHg यूनिट होती है उसकी प्रेशर की, और ये आता है 120 mmHg। ये ज्यादा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बना है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ब्लड का फ्लो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ जाता है। तो बैक फ्लो ऑफ फ्लूइड या ब्लड जो है कौन प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंटेड बाय वॉल्व, वॉल्व, ठीक है, किसके थ्रू, वॉल्व के थ्रू। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है इसके अंदर बैक फ्लो यानी नहीं होने देंगे, इस तरफ वापस ऑरिकल्स के अंदर ना चला जाए या एट्रिया के अंदर। और जो यहाँ की वॉल्व है, यहाँ की वॉल्व है, ये वापस इस वेंट्रिकल के अंदर नहीं आने देंगे। इन दोनों फ्लो को प्रिवेंट करते हैं वॉल्व, ये क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो जब इनकी क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व एंड वॉल्व, तो ये क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ताकि जैसे प्रेशर जैसे हल्का हुआ कम हुआ तो यहाँ प्रेशर ज्यादा था वापस आ सकता है ना, कम मतलब बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। तो देखो ये ब्लड सर्कुलेशन, तो यहाँ पे एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी की बहुत कुछ बता रही है। इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये हमारा आ गया लंग, जो कि पूरी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बाहर ले जाना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस यहाँ से डालना खून के अंदर। तो ये वाला देखो, यहाँ से जो अपना पल्मोनरी वेन है, वेन इसके अंदर आ रही है ना, तो ये लेके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहाँ डालता है, ऑक्सीजनेटेड में ओ लिख रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ डालता है, लेफ्ट वाले ऑरिकल्स के अंदर। फिर ये जाता है यहाँ पे, फिर इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना, यहाँ पे ये आ गया ओरेटा, ये एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, यूटिलाइज होगा, फिर से यहाँ पे CO2 आ जाएगा यानी डीऑक्सीजनेटेड, ये पहुंचेगा अपने राइट वाले ऑरिकल्स के अंदर। अब ये लेकर आ रहा है, देखो लेकर आ रहा है, तो इसका फिर से नाम होगा वेन। क्या है ये, अब ये लेकर आया है, वेन आया, और इसका नाम है वीना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर, ऊपर से लाया तो सुपीरियर, नीचे से लाया तो इंफीरियर, वीना कावा। फिर इसके बाद ये डाल देता है राइट वाले वेंट्रिकल में, और ये प्यूरिफाई होने के लिए फेफड़ों के अंदर वापस जाता है, किसके थ्रू, राइट वेंट्रिकल से। और ये कौन सी पाइप लेके जा रही है इसको, तो नाम है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी। तो देखा जाए तो सेपरेट चैम्बर है, एफिशिएंसी अच्छी हो, हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई मिले, हमारी डेवलपमेंट रिपेयरिंग अच्छी हो, इसीलिए 4 चैम्बर हार्ट है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हार्ट के हिसाब से बर्ड और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर का आपको हार्ट मिलेगा। कितने चैम्बर का, 4 चैम्बर का। ऐसे सवाल आपको आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ होंगे जानवर जिनके पास कम चैम्बर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेप्टाइल्स के बारे में, तो जो रेप्टाइल्स हैं उनके पास हार्ट होता है, रेप्टाइल्स के पास आपको हार्ट मिलेगा 3 चैम्बर। एक एक्सेप्शन है उसमें, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास जो है 4 चैम्बर हार्ट है। अब 3 चैम्बर में कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2 ऑरिका एट्रिया है, 2 ऑरिकल्स है ऊपर वाला, और 1 वेंट्रिकल। ऐसे नंबर हम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद मछलियों के अंदर जो फिश है उसके पास जो है 2 चैम्बर हार्ट है, और वो 2 चैम्बर कौन है, एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल। देखो यहाँ से एक एक से कहानी स्टार्ट हो रही है ना, एक एक, दो दो एक, फिर दो दो, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरह की बॉडी होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और अलग अलग तरह से उनके पास हार्ट होते हैं। तो देखा जाए तो बर्ड और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट हैं। ब्लड जो है अपने हार्ट में देखो 2 बारी आया और गया, यहाँ से एक बारी ऐसे आया, फिर उसके बाद पूरी बॉडी से आया, तो 2 बारी आया और 2 बारी गया। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन बोला जाएगा, ठीक है। अब इसमें मछली के अंदर देखा जाए तो एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है, तो ये एट्रिया आ गई स्टार्टिंग वाली और ये वेंट्रिकल।
तो एक बारी खून आया, फिर उसके बाद प्यूरिफाई होके मूव करता हुआ आगे चला गया। यहाँ पे समझ लो गिल्स है, या फिर इधर, हाँ इस तरफ होता है गिल्स। वैसे हार्ट के बाद इनका आता है कि लंग्स आता है प्यूरिफाई करने के लिए, गिल्स आता है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इंटर करता है यहाँ से, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आता है, यहाँ प्यूरिफाई होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। एक एक बारी हार्ट के अंदर आया, इसीलिए सिंगल ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं इसको, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। इसके अंदर सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स के अंदर बात करें, या मैक्सिमम एम्फीबियंस भी आते हैं इसमें। वैसे एम्फीबियंस के बारे में बात करें, एम्फीबियंस वो होते हैं जो दोनों जगह रहते हैं, तो उनके अंदर भी क्या है, मिक्स ब्लड सर्कुलेशन। आगे देखते हैं फिर, जो हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट कराने का काम है, एक नेटवर्क होना चाहिए भाई। तो नेटवर्क है आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज का। किसका? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो जो हार्ट से निकल रही थी लेके, यानी जिनके अंदर ये एक अपना हार्ट आ गया, जो हार्ट से लेके निकल रही थी उनका नाम था आर्टरीज, और जो हार्ट की तरफ आ रही है लेके माल मटेरियल, उनका नाम है वेन। चलो देखते हैं। अब हार्ट ने अगर प्रेशर डाला है, पंप किया है, तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा, बीपी हाई होगा। तो ये डैमेज ना हो, इसीलिए ये क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। इसीलिए देखो आर्टरी जो है थिक होती है और इलास्टिक होती है, यानी अगर ज्यादा भी प्रेशर हो तो उसको बर्दाश्त करें, फटे ना, थोड़ा सा फूल जाए फिर सिकुड़ जाए, फूल जाए सिकुड़ जाए, ठीक ना। फिर उसके बाद देखा जाए तो आर्टरी की बनावट ये मैंने बना दी है, आर्टरीज ऐसे दिखती हैं। और बात करें, जो वेन्स है वो थोड़ा सा कम प्रेशर होता है उनके अंदर, तो ये बड़े पतले पतले होते हैं। इनका ल्यूमन जो है खुला होता है, ये ल्यूमन है खुला है, और ये थिन लेयर होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर देखो वॉल्व होता है, यानी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ना, खून ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा है लेकिन अचानक से वापस ना गिरने लगे, इसके लिए एक बैक फ्लो प्रिवेंट है। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व लगी होती हैं हमारे वेन्स के अंदर। अब यहाँ पे एक बात समझने वाला ये है कि जैसे मान लो ये सेल है, इसके पास इतनी मोटी वेन थोड़ी आती है, तो यहाँ पे एक मेन आई, ये अपनी आर्टरी आ गई। अब आर्टरी आई, फिर आगे फर्दर डिवाइड होगी छोटी छोटी आर्टरीज में, फिर उसके बाद और पतली आर्टरीज में, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक पतली सिंगल सेल की लेयर बनती है जिसका नाम है कैपिलरीज। वो सिंगल सेल जो लेयर है वही चीज़ों को एक्सचेंज करवाएगा, जो भी मटेरियल या जो भी ऑक्सीजन वगैरह एक्सचेंज करवाना है ना, इस सेल को यहीं से होगा। अब ये ऐसे करते करते इसको देकर न्यूट्रिशन फिर से एक कैपिलरीज की फॉर्म में, यहाँ से फिर से न्यूट्रिएंट्स को या जो भी डीऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट है, CO2 है या वेस्ट मटेरियल लेके जाएंगी और किसके अंदर डाल देंगी, वेन्स के अंदर। फिर से ये वेन के अंदर डालेंगी। तो कहने का मतलब है, लाने का काम यहाँ पे पहले जो है आर्टरीज कर रही थी, फिर डिवाइड हो गई, और डिवाइड होने के बाद वो कैपिलरी बनी, फिर से कैपिलरी का बड़ा सारा गुच्छा आया और वो बड़े सारे बंडल में इकट्ठा होकर फिर से क्या बना रहे हैं, एक वेन बना रहे हैं। तो इनके बीच का जो एक तरह से इंटरमीडिएट वाला एक स्ट्रक्चर है वो क्या उनका है, कैपिलरीज है, कैपिलरीज है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी बॉडी में पूरा ये सर्कुलेट हो रहा है। अब मान लो कल का यहाँ से कोई आर्टरीज डैमेज हो जाए या कोई वेन्स डैमेज हो जाए, या यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई कैपिलरी ही फट गई बीच में से, तो उसके खून को क्लॉट करने के लिए क्या होना चाहिए, प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि मैंने पहले बताया, ब्लीडिंग को कम करने के लिए या रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए यहाँ क्लॉटिंग होना चाहिए। तो क्लॉटिंग करने में प्लेटलेट्स अपने मदद करेंगे, अपने प्लेटलेट्स जो हैं ये सब चीज़ें मदद करेंगे कि भाई अब हम खून को रोक लेंगे बहने से, नहीं तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी ना। हार्ट को अगर इफेक्टिवली मिलेगा नहीं तो हार्ट फेलियर हो जाएगा फिर। तो ये सारे केसेस बन सकते हैं, ठीक है। और एक बीमारी आ जाती है इसमें, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है, जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 120 और 80 के लेवल से ऊपर चला जाए तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। उस केस में किडनी को सबसे ज़्यादा खतरा, फिर उसके बाद ब्रेन को, इन सब वाइटल ऑर्गन को बड़ा ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो अपना लास्ट टॉपिक है इसका लिम्फ। लिम्फ क्या है, इसके बारे में बहुत सिंपल सी बात समझो ऐसे कि जैसे यहाँ पे एक सेम टाइप के सेल्स हैं, तो ये टिश्यू बना रहे होंगे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक आर्टरी वेन आई, पहले आर्टरी आई, तो आर्टरी ने क्या किया, छोटे छोटे यहाँ पे कैपिलरीज बनाई, फिर कैपिलरीज भी अब यहाँ तक तो पहुँच गई जुड़ते जुड़ते, लेकिन आगे इन सेल्स के बीच में नहीं जा पा रही हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक नया सिस्टम बना देंगे। वो अपना जितने भी, इस वाले के अगर डायग्राम को जूम करो तो यहाँ पे इस वाली कैपिलरीज के अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो ये पोर्स से मटेरियल जो है बाहर आएगा। इसमें मटेरियल में ये लिम्फ जो है कलरलेस होता है। क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो, कलरलेस। इसका मतलब इसके अंदर WBC तो होगा लेकिन RBC नहीं होता। तो इसके अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे इस लिम्फ वाले, यहाँ से जो कैपिलरी है यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा,
और कुछ अमाउंट में प्रोटीन, ज़्यादा अमाउंट प्रोटीन का नहीं होता क्योंकि आरबीसी का जो यहाँ नंबर है यहाँ तो आएगा ही नहीं इस वाले लिम्फ वाला फ्लूइड, ये जो बन रहा है इधर ये लिम्फ फ्लूइड है। इसके अंदर प्रोटीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ग्लूकोज आ गया और हार्मोन आ गए और कुछ एंटीबॉडीज भी आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई और डब्ल्यूबीसी भी। कलरलेस फ्लूइड होता है, ये आ गया। अब क्या करेगा ये आगे टिश्यू के अंदर मूव करने के लिए, इन सब के अंदर मूव करने के लिए एक नया सिस्टम बनाएगा, यहाँ से एक नया सिस्टम बनाएगा जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फेटिक कैपलरीज बन जाएंगी, कैपलरीज, और यहाँ पे वेन्स बनेंगे। फिर पहले छोटी छोटी पाइपलाइन यहाँ तक आई, इसके पास छोड़ के चली गई मटेरियल, फिर जुड़ते जुड़ते इनके सेल के बीच में से होते होते सबको ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नया सिस्टम बना देगा जिसका नाम है पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। अब ऐसा समझो यहाँ तक छोड़ के गए ये लोग, फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम की डायग्राम है आगे, ये आया एक और इसके बाद छोटी सी और इससे छोटी फिर और छोटी, इस तरह से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो अब सिस्टम बनेगा ये लिम्फेटिक सिस्टम बना। फिर से इसने अपने सारी चीज़ों को, टॉक्सिक सब्सटेंस को ड्रेन करेगा यहाँ से, यूटिलाइज वाला प्रोडक्ट, और यूटिलाइज करने के बाद फिर से ये वेन के अंदर डालेगा। वेन क्या, वेन से पहले वो पहले कैपलरीज के अंदर, कैपलरीज के बाद फिर वेन में, वेन से फिर से इसको प्यूरिफाई करने के लिए भेज देता है। तो ये रहा आपका टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का।